Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with a new topic which is GST. आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है GST, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, सर्विस यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, दैट इज़ अ सर्विस। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, दैट इज़ अ सर्विस। टैक्स इज समथिंग विच वी पे टू गवर्नमेंट एंड विच गवर्नमेंट यूजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। टैक्स हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो गवर्नमेंट यूज़ करता है हमारे बेनिफिट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, दैट इज़ अ टैक्स। टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह एक न्यू टर्म आया है जिसको कहते हैं GST. So GST is a comprehensive value added tax on goods and services. Comprehensive यानी which is all together. हर एक टैक्स को जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स को कैंसिल कर उनकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया, GST यूज़ किया। It is collected on value added at each stage of sale or purchase in supply chain. हमारा जो सप्लाई चेन है वो कैसे चलता है, उस हिसाब से जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर तक आते आते टैक्सेस बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज प्रोड्यूसर अगर किसी एक गुड को 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहा है, तो होलसेलर जब उसको परचेस करके सेल करता है तो वो उसको 110 रुपीज़ में सेल करता है। उसी तरीके से जब रिटेलर होलसेलर से परचेस करता है 110 रुपीज़ में, सो जो रिटेलर है वो 120 रुपीज़ पर सेल करता है। यानी हर कोई अपना 10% प्रॉफिट रखता है इन द सप्लाई चेन। लास्टली जब तक कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक उसका प्राइस समझो एटलीस्ट 140 हो जाता है। यानी हमें हर जगह पर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, दैट इज GST। इन GST G स्टैंड्स फॉर गुड्स। G गुड्स के लिए स्टैंड करता है, S इज फॉर सर्विस एंड T इज फॉर tax. GST which is goods and service tax is comprehensive tax, जैसे मैंने आपको बोला था all together लेके that is a one tax levy on manufacture. manufacture यानी बनाना किसी भी goods को, sales किसी भी good को सेल करना, उसको बेचना, and consumption. consumption यानी यूज़ करना। जितने भी goods and services होते हैं उसमें GST लगता है। GST is a form of indirect tax. सो GST को हम वन नेशन वन टैक्स स्कीम भी बोलते हैं। वन नेशन वन टैक्स यानी कि ये एक ऐसा सिंगल टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर लगता है, और ये मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक यानी कंजप्शन तक, प्रोड्यूसर से उसके प्रोडक्शन से उसको कंज्यूम होने तक हर जगह पर हम इस टैक्स को लगा सकते हैं। हर जगह पर ये टैक्स लगता है। इट इज़ अ सेम और अ सिंगल टैक्स विच इज़ यूज्ड इन द होल कंट्री or whole nation. So GST is a tax on goods and service with value addition at each stage, having comprehensive and continuous chain of set of benefits from the producer or service provider up to the retailer level, where only the final consumer should bear the tax. So जो goods and service है, जितनी भी goods and services है, उन सब पर GST लगता है। वैल्यू एडिशन यानी उसका जो वैल्यू है वो एक एक यूनिट पर कैलकुलेट होता है, और फिर वो एग्जैक्टली हम जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर उस गुड को परचेस करता है, वो उस टैक्स को बियर करता है। ओके, सो इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव यानी ऑल टुगेदर टैक्स। GST is applicable on supply. It is a tax on supply of all goods and services, unlike the previous system wherein the tax was applicable to the manufacturer, सेल और प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो GST है ये किसी भी चीज़ को जब हम सप्लाई करते हैं यानी एक जन से दूसरे जन को दे देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं जब भी उसका डिमांड होता है,
तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो जिनका सप्लाई हो रहा है उन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल होता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर द ट्रांजेक्शन इज interstate or intrastate, separate GST provisions are applicable to help a business to determine the place of supply for goods and services. Transaction interstate है या intrastate है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि GST कैसे होगा, क्यों होगा, कितना % उसका चार्ज लगता है. इंटरस्टेट यानी जब दो सिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होता है दैट इज इंटरस्टेट. इंट्रास्टेट यानी अंदर, स्टेट के ही अंदर जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो इंट्रास्टेट है, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो जो ये जीएसटी के लेवल्स है ये अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट. सो जीएसटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसने रिप्लेस कर लिया है. जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017. जीएसटी का जो ये एक्ट है, ये जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 29 मार्च 2017 को पास हुआ था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017. ये जो इफेक्टिव हुआ यानी यूज़ में कब से आया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी ये एक्ट यूज़ में आया. याद रखना जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. सी द इमेजेस हियर, आई हैव शोन यू सम इमेजेस. जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये याद रखना है. एंड जीएसटी इज अ वन नेशन वन टैक्स. एक नेशन के लिए एक ये वन सिंगल टैक्स है विच इज जीएसटी. पूरा नेशन इसको फॉलो करता है, दैट इज वाई जीएसटी इज अ वन नेशन एंड वन टैक्स. नाउ वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी. जीएसटी एक्चुअली क्या है. सो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल. हम जितना इनकम अर्न करते हैं उस इनकम पर ये जीएसटी अप्लाई होता है विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हर सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम यानी तरीके जिनसे हमारे पास इनकम आती है. जैसे हाउस प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो हमने भाड़े पे दिया है सो उससे हमें कुछ इनकम आती है. अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किधर पैसे डाल रहे हैं और उन पैसों से हमें इनकम आता है. देन अगर हमारा कोई बिजनेस है, हम कोई बिजनेस चलाते हैं, सो मोर यू अर्न द मोर यू हैव टू पे टू दी गवर्नमेंट. जितना ज़्यादा आप अर्न करते हैं, जितना ज़्यादा आपका इनकम है, उतना ही ज़्यादा टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. Indirect tax is imposed on goods and services which in turn increases the cost, which is MRP, maximum retail price. Indirect tax जो है ये goods और services पे लगता है और goods और services पे लगने के बाद ये MRP को यानी maximum retail price इसको बढ़ा देता है. It is borne by rich and poor. दोनों rich हैं या poor है. जैसे हम कोई भी एक चीज़ किसी शॉप से भी खरीदने जाते हैं तो वो हमें एमआरपी प्राइस पर मिलता है, राइट, विच इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस. सो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इन पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है और हम वो गवर्नमेंट को पे करते हैं और सबको उसे पे करना ही पड़ता है, चाहे वो रिच हो, कोई पैसे वाला हो, चाहे वो पुअर हो, कोई गरीब हो. जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया है. जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को कट कर हमने वन नेशन वन टैक्स बनाया, वन नेशन एंड सिंगल टैक्स सिस्टम विच इज़ जीएसटी. जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. टैक्सेस समड बाय जीएसटी यानी जो सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ गए वो है, यानी इन सारे टैक्सेस को कैंसिल कर हमने एक ही टैक्स बनाया विच इज़ जीएसटी. यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सारे टैक्सेस हटा दिए यानी उसको जीएसटी के अंदर ले लिया
और जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स बन गया। सो कौन सी चीज़ें हटा दी हमने? स्टेट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। सो ये सारे टैक्सेस को हटाकर हमने एक वन नेशन वन टैक्स बनाया विच इज जीएसटी। यानी इन सारे टैक्सेस को जीएसटी ने एब्जॉर्व कर लिया, अपने अंदर ले लिया। कौन से टैक्सेस है? स्टेट वैट, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, entertainment tax and taxes on lotteries, betting and gambling. Okay, now we have to learn the definition of GST. GST का definition हमें सीखना है, which is goods and service tax. Clause 12A of Article 366 इसने हमें GST का definition बताया है, which is goods and service tax. GST का एक खुद का एक्ट है विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 और इस टैक्स एक्ट के हिसाब से जो जीएसटी है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ क्लॉज 10A ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 आर्टिकल 366 describes GST as goods and service tax means any tax on supply of goods and services. It is very important कि जो GST है ये सप्लाई पर लगता है, क्योंकि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हमें MRP पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर पे करना पड़ता है। और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। गुड्स is anything, any material, commodities and articles. Services means anything other than the goods. So services पर और commodities पर, materials पर क्या लगता है? GST लगता है। Now there is a cascading effect of GST. Cascading effect यानी टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसको cascading effect बोलते हैं। This effect occurs when a good is taxed on every stage of production. जितने 4 stages होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो इन पर कुछ टैक्सेस लगते हैं प्रीसीडिंग ट्रांसफर के, उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। सो दैट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट विच इज टैक्स ऑन टैक्स। देखो जैसे बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी। सो जीएसटी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जीएसटी से हम जो टैक्स पे कर रहे थे ये थोड़ा सा कम हो गया। सो हमें देखना है सबसे पहले बिफोर जीएसटी। सो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, 100 रुपीज़ का एक गुड बनाया है, प्लस ऊपर उसके ऊपर 10 रुपीज़ उसको टैक्स लगा है, विच इज़ अमाउंट बनता है 110। फिर जो होलसेलर है उसने भी क्या किया, 110 में प्रोड्यूसर से उसको परचेज किया, फिर उसको 10 रुपीज़ टैक्स लगा। सो अमाउंट ऑफ गुड बिकम्स 120 प्लस 12 रुपीज़ टैक्स 132। फिर रिटेलर ने होलसेलर से परचेज किया 132 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ उसने अपना प्रॉफिट लगाया विच इज़ 142 रुपीज़ उसका अमाउंट हुआ, प्लस 14.2 विच इज़ 10% उसके ऊपर टैक्स लगा। और कंज्यूमर तक यानी जो उस प्रोडक्ट को MRP प्राइस पर परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं, सो कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसका प्राइस हो गया 156.2 रुपीज़। ओके, और आफ्टर जीएसटी यानी जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है उसको 50 प्लस 50 100 रुपीज़ बनाने के लिए लगे, 5 रुपीज़ इज इज प्रॉफिट एंड द अमाउंट बिकम्स 105। 105 पर होलसेलर ने उससे परचेज किया, 10 रुपीज़ खुद का प्रॉफिट रखा विच बिकम्स 115 प्लस 1 रुपीज़ इज द टैक्स एंड द अमाउंट बिकम्स 116। फिर रिटेलर ने उसको परचेज किया, उस पर उसने टैक्स लगाया, अपना प्रॉफिट रखा और अमाउंट आया 127।
सो आप देख सकते हैं कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगने के बाद भी जो कंज्यूमर है जीएसटी के पहले उसे एक गुड पर ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर जीएसटी उसने कितना पे किया, उससे कम ही पे किया. दैट इज वाई दिस इज द इफेक्ट और द एडवांटेज ऑफ जीएसटी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम फीचर्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी के कुछ फीचर्स हम अभी स्टडी करने वाले हैं. जीएसटी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं गुड्स के और उनसे रिलेटेड सर्विसेज के, सो उन सारी चीज़ों पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है. ईच टैक्स पेयर वुड बी बैलोटेड पैन लिंक्ड विद आइडेंटिफिकेशन नंबर. यानी जो भी कंज्यूमर्स है उनको पैन देना पड़ता है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, और उनके साथ उनको लिंक्ड मिल जाता है आइडेंटिफिकेशन नंबर. आइडेंटिफिकेशन यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो 15 डिजिट्स का होता है, जो जीएसटी पे करने के लिए आपको मिलता है. जीएसटी का एम क्या है? जीएसटी का एम ये है, यानी उसको बनाने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि वो एक ही टैक्स रहेगा, पूरे वर्ल्ड के लिए एक टैक्स रहेगा, तो वो इजी भी हो जाएगा, उस पर कोई डिफ़िकल्टीज भी नहीं आएगी, कन्फ्यूजन्स भी नहीं होंगी. वन कंट्री वन रेट, एक ही रेट रहेगा, एक ही टाइप का रिटर्न, एक ही अमाउंट का रिटर्न गवर्नमेंट को मिलेगा, एक ही बार पेमेंट होगा और एक ही बार वो पेमेंट का असेसमेंट भी होगा. जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी है, दे आर नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी. कौन सी चीज़ों को हम जीएसटी में टैक्स में नहीं लेते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ध्यान देना. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी के अंदर हम उसे टैक्सेशन में नहीं लेते हैं. जीएसटी जो है ये मल्टी स्टेज है. मल्टी स्टेज यानी हर स्टेज पर इस पर क्या होता है, उसका काउंटिंग होता है. जितने भी स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के हर स्टेज पर हम इसे लगाते हैं. दैट इज़ वाई जीएसटी इज़ अ मल्टी स्टेज. फिर डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर वो होता है, वेयर इट इज़ कंज्यूम. जिस भी सिटी पर, जिस भी स्टेट पर उसको कंज्यूम किया जाता है. जैसे अगर हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की सिटीज़ में, यूएसए में, अमेरिका में, तो वहाँ के बेस्ड प्राइजेस पर जीएसटी लगता है. वैल्यू एडिशन है, जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता है प्रोडक्शन का, वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ता है. तो ये कुछ फीचर्स थे जीएसटी के जो अभी हमने स्टडी किए. अभी हमको कुछ एडवांटेजेस यानी उससे होने वाले फ़ायदे, जीएसटी से होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज़ अ वन नेशन वन टैक्स. सो उसके क्या एडवांटेजेस है वो हमें देखने हैं, कौन से फ़ायदे हैं उसके. सो सबसे पहला फ़ायदा है कि वो इंडिया को बनने में मदद करेगा. एक्सपोर्ट यानी यहाँ से जो चीज़ें सप्लाई होती है बाहर के स्टेट्स पर, गुड्स एंड सर्विसेज, वो बढ़ जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिलेगा. जीएसटी की मदद से भी लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है, वर्क मिलता है. मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस. एक ही टैक्स है, एक ही उसका प्राइस है, सो जल्दी से हम उसे क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, और न्यूट्रल रहता है, इक्वल रहता है, सेम रहता है. नाउ नेक्स्ट इज द कंजम्पशन विल इंक्रीज. जीएसटी की वजह से, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिखाया, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्राइस जो है वो कम हो जा रहा है. प्राइस कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं. ज़्यादा यूज़ होने की वजह से हमारा जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है, बराबर. नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना ईजी हो गया है हमारे लिए बिकॉज ऑफ जीएसटी. ओके. सिंपलर टैक्स रिजिम विद फ्यूअर एग्जेम्पशंस. बहुत कम एग्जेम्पशंस होते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं. रिडक्शन इन कॉस्ट यानी प्राइस. जैसे मैंने आपको बताया था, जीएसटी की वजह से जो प्राइस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया. पेपर वर्क यानी हमें जब टैक्सेस पे करने थे तो बहुत सारे पेपर्स को संभाल कर रखना पड़ता था. कितना टैक्स पे किया, कब पे किया, कितना हमारा इनकम लेवल है,
सो हर पेपर को एक एक करके हमें संभाल कर रखना पड़ता था। पर जीएसटी हमें पोर्टल पर भी भरते आता है, ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसकी वजह से हमें जीएसटी पे करना क्या हो गया, ईजी हो गया। नेक्स्ट इज देयर आर सम एडवांटेजेस टू दी कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। सो जो इंसान इन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। सो कंज्यूमर के लिए जीएसटी के क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला है प्राइस कम हो जाता है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स है उनका प्राइस कम हो जाता है, जो कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी ऐसा पावर जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकता है। अगर उसके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सकता है। सो जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर की चीज़ों को खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसको हम परचेसिंग पावर कहते हैं। थर्ड इज इंक्रीज इन सेविंग्स ड्यू टू रिडक्शन इन कॉस्ट। अभी समझो उसने किसी चीज़ को खरीद भी लिया तो उसके बाद भी उसके पास पैसे बच जाते हैं, जिन पैसों को वो बचा लेता है। सो दैट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब उसके पास ज़्यादा पैसे बच जाते हैं तो उन पैसों को वो इन्वेस्ट कर देता है, कहीं भी डाल देता है, जिससे उसे रिटर्न में इनकम आता है। सो जीएसटी जो है ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। 3 टाइप्स के जीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। 3 टाइप्स के जीएसटी है जिन्हें हमें डीप में स्टडी करना है, विच इज़ एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड CGST। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑफ जीएसटी। CGST जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो CGST which is central goods and service tax levied on an intra sale and collected by the federal government। यानी जो CGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर जितना भी सेल होता है, जो भी चीज़ें बिकती है उसके ऊपर लगता है CGST। नेक्स्ट हमारा है SGST विच इज़ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर लगता है, दोनों पर लगता है, गुड्स पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है। और इसको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड विल बी गवर्न बाय SGST एक्ट। जो SGST एक्ट है उसके हिसाब से उसको हम चलाते हैं, विच इज़ जो 2006 में आया था SGST एक्ट, उस एक्ट के हिसाब से ये। नेक्स्ट हमारा जो है वो है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट। ये इंटर स्टेट यानी एक स्टेट 2 स्टेट्स है समझो, उन 2 स्टेट्स के बीच में चलता है, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इंटीग्रेटेड यानी सबको मिलाकर वो चलता है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर मैटर्स रिलेटेड टू इट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करती है, ये देखती है कि वो चल रहे हैं या नहीं। जैसे जो गुड्स है वो तमिलनाडु से केरला में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर IGST लगता है। सो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट एंड IGST सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। अब हम आगे सीखने वाले हैं कि इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST। Input tax credit means at the time of payment of tax and output you can reduce the tax you have already paid on inputs। जैसे आपने ऑलरेडी अगर इनपुट पे टैक्स ज़्यादा पे कर लिया है तो उतना ही टैक्स आप आउटपुट पे कम कर सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट ये GST का एक रिलेशन है। जैसे अभी आपने कुछ परचेज़ किया, आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया, जैसे अगर मैंने मशीनरी कुछ परचेज़ किया तो उसके ऊपर मैंने टैक्स पे कर दिया। सो आउटपुट टैक्स रेफर्स टू द टैक्स पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। जब मैं गुड्स को सप्लाई कर रही हूँ तब वो टैक्स मुझे लगता है, जिसको हम आउटपुट टैक्स भी कहते हैं।
सो इनपुट टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स में से रिड्यूस हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आप एक मैन्युफैक्चरर है जिस पर अगर आप आउटपुट देते हैं, आउटपुट यानी किसी चीज़ को सेल करते, तो सेल करते वक्त आपको 450 रुपीज़ टैक्स पे करना था, ठीक है। पर आपने तब कितने पे कर दिया था, इनपुट में 300 रुपीज़ टैक्स पे कर दिया है, तो उतना इनपुट का क्रेडिट आप वहाँ पर ले सकते हैं। 300 आपने ऑलरेडी पे कर लिया, तो उतना आपके 450 में से माइनस हो जाएगा, यानी और आपको सिर्फ 150 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसको कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। टैक्स ऑन आउटपुट, आउटपुट पे आपको पे करना था टैक्स ₹450, 450 रुपये आपको, जब आपने कोई चीज़ बना ली, उस चीज़ को आपने सेल किया, तो सेल करने के बाद आउटपुट देने के बाद आपको 450 रुपीज़ का टैक्स पे करना था। पर परचेज करते वक्त, उसको खरीदते वक्त, जैसे देखो एक्स है, उसको खरीदते वक्त आपने कितना टैक्स पे किया है, ₹100। टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ वाई, और एक चीज़ उसके लिए परचेज किया आपने, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसको हमने वाई कंसिडर किया है, वाई पर आपने 120 रुपीज़ का टैक्स पे कर दिया, हो गया। आपने और एक चीज़ खरीदी उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हमने उसको जेड कंसिडर किया, तो उस पर आपने ₹80 का टैक्स पे किया, ठीक है। तो आपने कितना टैक्स पे करना है, ₹450, और इनपुट्स पर आपने कितना पे किया है, 100 + 120 + 80, इतना टैक्स आपने वहाँ पर पे किया है। यानी आपने इनपुट पे जितना टैक्स पे किया है वो होता है टोटल 300, और आउटपुट पे आपको पे करना था 450। सो 450 में से माइनस हो जाएगा 300, यानी एक्स्ट्रा और आपको 150 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। सो इनपुट टैक्स आउटपुट में से रिड्यूस हो जाता है, माइनस होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये था जीएसटी का इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। इसके आगे हम देखने वाले हैं कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, उसका भी एक प्रोसेस है। देखो ये जो इमेज मैंने आपको दिखाया है ये उसका प्रोसीजर है, ये जीएसटी का पोर्टल है, ये www.gst.government.in। यहाँ पर जाकर आपको जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको पार्ट ए फिल करना है। सबसे पहले पार्ट ए में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज़, ओटीपी आ जाएगा, उस पर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको वहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर, रीसेंड ओटीपी, क्योंकि 2 ओटीपी आएंगी, वो दोनों ओटीपीज़ आपको डालनी है। फिर आपको TRN नंबर डालना है, विच इज़ टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर। 15 डिजिट का नंबर होता है ये, जो टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, टेम्प्रेरी होता है वो नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद आपको पूरी कंपोजिशन स्कीम्स होती है, उसमें आप टैक्स पेयर हैं या नहीं हैं, येस और नो, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स डालने के बाद वहाँ पर आपको GSTIN नंबर मिल जाएगा। देखो अगर बिज़नेस है किसी का और उस बिज़नेस के लिए उनको GST पे करना है तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। जैसे जैसे जिस चीज़ के लिए आप डालते हैं डिटेल्स, उस हिसाब से आपका प्रोसेस लगता है। पर पूरा हो जाने के बाद अगर समझो आप अगर एक बिज़नेस के लिए भी अगर लाइसेंस चाहिए आपको GST का, तो वहाँ पर आपको GSTIN नंबर मिल जाता है, यानी वो आपका GST पे करने का नंबर होता है। ओके, सो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। देखो GST रजिस्ट्रेशन जो है वो एक पोर्टल से मेंटेन होता है, एक वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो। वहाँ पर आपको आपका पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस सब डालना पड़ता है पार्ट ए में, जहाँ पर आप रजिस्टर कर जाते हैं। फिर आपका पैन वेरीफाई हो जाता है, विच इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। एप्लीकेशन के साथ आपको पार्ट बी फिल करना पड़ता है। पार्ट बी में भी आपको आपकी पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन रह जाती तो वो लोग आपको 7 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्ड कर बताते हैं कि आपकी ये इंफॉर्मेशन बाकी है, उतना फिल करके आपको उसको
रीसबमिट करना होता है। अगर आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया होगा तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से वो लोग वेरीफाई करके आपको अप्रूव कर देंगे कि आप जीएसटी पे कर सकते हैं, आप एक अच्छे पेयर है। इस तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए। सबसे पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड के बाद प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन लाइक पार्टनरशिप डीड। अगर आपका कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, 2 लोग साथ में कर रहे हैं तो उसका डीड बनता है, वो डीड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको पता होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी बिजनेस के जितना भी मेमोरेंडम है, इम्पोर्टेंट पीपल है बिजनेस का, वो पूरा वहाँ पर रहता है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये कंपनी का किसी भी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी एक कंपनी का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें उस कंपनी के पूरी तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं उस जगह का प्रूफ आपको देना पड़ता है। जैसे अगर आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, कहीं पे आप रेंटल बेसिस पे भाड़ा देकर रह रहे हैं तो उसका भी एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। आप लाइट बिल पे करते हैं तो लाइट बिल पर भी आपका नाम आता है, राइट, फ्लैट नंबर आता है, फिर कौन ओनर है वो लिख कर आता है वहाँ पर, तो वो भी आपका एक प्लेस का प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट इट आपको एक कैंसल्ड चेक देना पड़ता है शोइंग द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। कैंसल्ड चेक आपको पता होगा, जब चेक को कैंसिल किया जाता है तो वो कैंसल्ड चेक कहलाता है। इज एनी चेक विच हैज़ बीन क्रॉस्ड विद 2 लाइन्स एंड वर्ड कैंसल्ड इज रिटन ओवर इट। इट इज़ अ प्रूफ दैट द इंडिविजुअल मेंटेन्स एन अकाउंट विद द बैंक। आपका बैंक में अकाउंट है, ये प्रूफ वो देता है, इसलिए आपको कैंसल्ड चेक भी देना पड़ता है। ऑथराइज सिग्नेटरी लाइक लिस्ट ऑफ पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर्स के साथ कोई बिजनेस कर रहे तो कितने पार्टनर्स हैं आपके फर्म में, आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है अपने लोगों का। आपको पता होगा आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है जीएसटी का। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर जीएसटीआईएन नंबर रहता है, पैन नंबर रहता है आपका लीगल नेम रहता है, ट्रेड नेम रहता है, आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स रहती है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, डेट रहता है आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन दिख कर आता है। ठीक है, अभी आपको एक न्यू टर्म देखना है, वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको यूआईडी कहते हैं। Unique identifier is a numeric or alphanumeric string that is associated with a single entity within a given system. So ये जो नंबर मिलता है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये यूनिक होता है, हर किसी का अलग होता है, जिससे कोई भी इंसान आपको ईजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, आपको पहचान लेते हैं, जिसको यूआईडी भी कहते हैं, जिसके साथ आपका आधार कार्ड भी लिंक्ड रहता है। अब पता चल जाता है कि वो किसका है, कौन है। ठीक है, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ अ 15 डिजिट आइडेंटिफिकेशन दैट इज़ अलॉटेड टू ईच टैक्स पेयर बेस्ड ऑन पैन एंड स्टेट ऑफ एप्लीकेंट। जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नंबर किस 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का वो नंबर होता है। 15 डिजिट के साथ होता है, हर एक इंसान को अलग अलग देते हैं वो। अगर सबको सेम देंगे तो पता नहीं चलेगा ना किसने कितना टैक्स पे किया है। इसलिए ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये 15 डिजिट का होता है और हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है। जो स्टेट पे आप रहते हैं उसका कुछ वेरिफिकेशन कोड उसके साथ लगा होता है। जीएसटी का एक फॉर्मेट होता है जीएसटीआईएन नंबर का। सबसे पहले उस पर स्टेट कोड लगता है। स्टेट कोड लगने के बाद आपका पैन नंबर जो रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो उस पर लगा रहता है। वो लगने के बाद वहाँ पर लगा रहता है एक स्पेशल नंबर, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट का वो एंटिटी नंबर रहता है। उसके बाद एक अल्फ़ाबेट रहता है जो डिफ़ॉल्ट रहता है वहाँ पर, उसका कुछ इतना मीनिंग नहीं रहता है। फिर एक चेक सम डिजिट रहता है। इस तरीके से आपका जीएसटीआईएन नंबर रहता है। जो पिछला आपको एग्जाम्पल मैंने दिखाया था उसमें आपको जीएसटीआईएन नंबर नहीं दिख रहा है, पर मैं आपको एक दिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है
HSN कोड जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, विच इज WCO. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 181 मेंबर्स. 181 मेंबर्स का वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज है और 98% का ट्रेड यानी जो बिजनेस रहता है वो चलाते हैं वो लोग एक साथ, इसलिए 98% का जो ट्रेड है वो चलाते हैं. HSN नंबर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. ये कोड होता है जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस आपको बताती है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको ट्रेड करने में मदद करती है. ये 4, 6 या 8 डिजिट का कोड रहता है. इट इज़ सेम फॉर ऑल द कंट्रीज़. फर्स्ट 6 डिजिट्स जो है इसके, ये सब कंट्रीज़ के लिए सेम होते हैं मोस्टली. ये ज़्यादा करके 10 डिजिट का होता है और ये ट्रेड करने में आपको हेल्प करता है. आप इसकी हेल्प से बिजनेस इजीली कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आपने यहाँ से दूसरी किसी सिटीज़ में उसको आपके जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफ़र किया तो इससे आपको क्या मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है GST में वो है SAC कोड. SAC SAC कोड जो स्टैंड करता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, विच इज़ अ यूनिफाइड कोड फॉर रिकॉग्नाइजेशन. आपको पहचानने के लिए और मेजर करने के लिए कि आपको कितना टैक्स पे करना है, इसलिए SAC कोड कंपलसरी होता है. GST के रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपको कितना टैक्स पे करना है वो बताने के लिए ज़रूरी होता है. और ये CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम वो बताता है. ये एक क्लासिफिकेशन है जिससे पता चलता है कि आपको कितना GST या कितना टैक्स पे करना है. GST जो है उसके 5 स्लैब्स होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. हर इसमें आपको अलग अलग तरीके का स्लैब लगता है. हर गुड्स पर अलग अलग वैल्यू का स्लैब आपको लगेगा, ठीक है. GST एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल का, जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. SAC कोड जो है ये हमें गवर्नमेंट बताती है कि कितना टैक्स आपको पे करना है. इस तरीके से आज हमने GST को अच्छे से स्टडी किया है. Thank you so much students for watching this video. Please do like, share and subscribe.